So hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur. So in the previous video we will cover the article 32 of our fundamental right and all the 5 writs of our fundamental right. That is the right to constitutional remedies and several other things related to that articles. So if you are not watched that video, go, the link is in description. And in today's session we will cover the article 33 to 35 of our fundamental right, and this is going to the last session of our fundamental right. So let's begin. ओके तो आज की जो वीडियो है वो हम लोगों के फंडामेंटल राइट की लास्ट सेशन होने जा रही है, लास्ट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज हम लोग आर्टिकल 35 आर्टिकल 35 तक कवर कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग आर्टिकल 33, 34 एंड 35 को देखेंगे अच्छे से। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 32 तक कवर कर लिया था। तो बढ़ते हैं आर्टिकल 33 की तरफ, देखेंगे आर्टिकल 33 क्या बात करता है। तो पहली बात है यहाँ पे सीधा, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन दियर एप्लीकेशन टू फोर्स। मतलब कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है, साफ साफ बात यहाँ पे कही गई कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है मॉडिफाई द राइट्स को मॉडिफाई करने के लिए, किसी चीज़ों के लिए, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए पार्लियामेंट राइट को जो है मॉडिफाई कर सकती है। ओके तो देखेंगे आर्टिकल 33 में क्या बात कही गई है। पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट conferred by this part shall in their application to the member of the armed force। मतलब कि जो आर्म्ड फोर्स के मेंबर होंगे, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, है ना, आर्मी लोग हो गए, पुलिस हो गए, इन लोगों के लिए जो है पार्लियामेंट राइट को मॉडिफाई कर सकती है या रेस्ट्रिक्ट भी लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, क्योंकि ये थोड़े से सेंसिटिव टाइप के जॉब होते हैं हमारी कंट्री के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ज़रूरी होता है। तो क्योंकि अब आर्म्ड फोर्स है तो वहाँ पे तो उन लोगों को जॉब इस तरीके से करनी होती है, इस तरीके से वहाँ उनको नेशन को सर्व करना पड़ता है कि उनकी लाइफ की कभी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो वो बहुत रिस्की जॉब है और बहुत सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न भी रहता है वहाँ पे। तो पार्लियामेंट को राइट्स वहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है उन लोगों के लिए। एट द नेक्स्ट क्लॉज में बात कही गई, द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। और कुछ मेंबर्स ऑफ द फोर्स जैसे कि जो कि चार्ज लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिंपल सी बात है कि पुलिस की बात करी जा रही है यहाँ पे। ओके उसके ऊपर तो आर्म्ड फोर्स की बात करी जा रही थी, यहाँ पे दिया जा रहा है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी फोर्सेज होती हैं उनके लिए भी जो है राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है, राइट्स को ख़त्म कर सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए क्या क्या है राइट टू, जैसे कि उनकी कौन कौन सी राइट्स को ख़त्म कर सकती है पार्लियामेंट। जैसे कि मान लीजिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनके पास जो है कि पूरी तरीके का स्पीच का फ्रीडम नहीं होता है, कि सही बात है वो कुछ भी खुल करके बोल नहीं सकते हैं, उनको एक प्रोटोकॉल में रहना पड़ता है उन लोगों ऑफिसर्स लोगों को और उन आर्म फोर्स के लोगों को। जैसे कि राइट टू मेंबर ऑफ ट्रेड, वो किसी भी ट्रेड को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या फिर राइट टू मेंबर ऑफ यूनियन, किसी भी यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन में ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं, जाके वहाँ पे कंटेस्ट इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं वो लोग जब तक जॉब पीरियड में है। ओके तो ऐसे ही टाइप का राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, पार्लियामेंट इस पर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि कुछ आर्म्ड फोर्स को जो है कम्युनिकेट यानी कि प्रेस से जो है, प्रेस जो भी होते हैं उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए भी रोक दे। और फिर राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग, कभी कभी पब्लिक मीटिंग को अटेंड करने से भी रोकी जा सकती है उन लोगों की राइट्स को। और कुछ ऑफिसर्स हैं जैसे कि मान लीजिए पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट फॉर ऑफ पर्पस इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। मतलब कि कुछ पर्पस के लिए, जैसे कि स्टेट में कुछ अलग अलग भी पोस्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि कोई ब्यूरो हो गया, जैसे सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हो गया, फिर सीआईडी हो गया, या फिर कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, या फिर काउंटर इंटेलिजेंस का कोई एजेंसीज हो गया। तो उस सब जगह पे जैसे रॉ हो गए, वहाँ सब के भी जो एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ सब के भी जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके भी राइट्स को जो है पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्योंकि उनको भी पूरी तरीके से राइट्स एंजॉय नहीं करने दिया जा सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा नेशन को लेकर के कंसर्न वाली बात आ जाती है, सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न वाली बात आ जाती है। तो इसीलिए पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर जो है आर्टिकल 33 में दी गई है कि ये इन ऑफिसर्स की राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या उनसे राइट्स ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्लॉज देखेंगे।
ओके तो नेक्स्ट क्लास में बात करी जा रही है कि पर्सन जो हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ एनी फोर्स ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द क्लॉज ए टू सी। यानी कि यहाँ पे उन सभी लोगों के भी राइट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि जैसे कि कोई आर्म्ड फोर्स है, जैसे ए टू बी ए सी में जितने भी आर्म्ड फोर्स और जितने भी एम्प्लॉयज़ की बात करें हम, जैसे आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी, नेवी, ये सभी हो गए, पुलिस फोर्स जो कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हैं पब्लिक ऑर्डर के लिए। और जैसे कि क्लॉज सी में हम लोगों ने देखा कि जैसे ब्यूरो के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जैसे सीबीआई के हैं, सीआईडी के हैं, रॉ के हैं, इन लोगों के लिए भी, तो इन सभी ऑफिसर्स या इन सभी जितने भी एम्प्लॉयमेंट है जो कंट्री के अंदर में, उन सभी के अंदर में जितने भी टेली कम्युनिकेशन के जो काम करते हैं, जो ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन संभाल रहे होंगे, कनेक्शन देख रहे होंगे, उनके भी राइट्स को जो है मॉडिफाई किया जा सकता है। उनके भी राइट्स को मॉडिफाई जो है पार्लियामेंट आर्टिकल 33 के तहत जो है कर सकती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 34। ओके, लेकिन आर्टिकल 34 शुरू करने से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे जो आर्टिकल 33 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दी गई है, कि ये कि जैसे कि आर्मी के अंदर में, आर्मी जो भी होती है उनके अंदर एक कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो एक ट्रिब्यूनल होता है, जुडिशरी ट्रिब्यूनल होता है, जिसको कि मटेरियल लॉ के अंदर में बनाया गया था। ओके, वहाँ से जो है पार्लियामेंट रिट जुरिस्डिक्शन जो है वो भी हटा सकती है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पावर का। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट मार्शल होता है वो उन ऑफिसर्स पे बैठती है जिन पे आर्मी के अंदर में कोई मुकदमा चल रहा हो या किसी भी तरीके की कोई चीज़ होती है, जो वहाँ पे किसी चीज़ों का सुनवाई होता है, ट्रायल होता है, वो आर्मी का कोर्ट मार्शल के अंदर ही होता है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आर्मी के ऊपर कोई ट्रायल हो रहा होगा कोर्ट मार्शल के अंदर, तो वहाँ पे कोई भी ऑफिसर या कोई भी ऐसे ऑफिसर जिनका क्लॉज ए टू सी में हम लोगों ने ए टू सी क्या ए टू डी में हम लोगों ने बात किया, वो ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते और वहाँ जा कर के अपने रिट पिटीशन को नहीं डाल सकते। यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत जो उनको रिट का वो मिला हुआ है, एंजॉय जो सिटीजन्स को, वो ऑफिसर्स को वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट जो है वो कोर्ट मार्शल से भी एक्सक्लूड कर सकती है रिट जुरिस्डिक्शन पावर को, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। ओके, अब हम लोग आर्टिकल 34 देखेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स इन एनी एरियाज। यानी कि मार्शल लॉ मतलब कि मिलिट्री लॉ। अब देखें यहाँ पे क्या बात है आर्टिकल 34 में, कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द foregoing provision of this part, Parliament may by law identify any person in the service of union of the state or any part of person in respect of any act done by him in connection with the maintenance and restoration of order in area within the territory of India where martial law was forced or valid, any sentence passed by punishment inflicted forfeits order or अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरियाज। मतलब कि यहाँ पे आर्टिकल 34 में यही बात की गई है कि मतलब अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में, इंडिया के टेरिटरी में कहीं पे भी अगर मार्शल लॉ यानी कि प्रेसिडेंट रूल या कि मिलिट्री रूल अगर लगाया जाता है, तो वहाँ पे मतलब कि पार्लियामेंट उस एरिया के सारे लोगों का, सारे जगह, सारे चीज़ों का जो है फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकती है। और इट ऑल्सो एम्पावर पार्लियामेंट टू आइडेंटिफाई, क्षतिपूर्ति जो भी होगी वहाँ पे, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी पर्सन, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का या फिर कोई अदर पर्सन का फॉर एनी एक्ट कोई भी क्षतिपूर्ति होती है तो पार्लियामेंट उसको भी आइडेंटिफाई करेगी। ओके, एंड पार्लियामेंट ऑल्सो पनिश, मतलब पार्लियामेंट जो है उसको पनिश भी कर सकती है, एंड इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। आर्टिकल 34 जो है वो कोर्ट में चैलेंजेबल है, चैलेंज किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन रख लीजिए कि मार्शल लॉ जो है वो हम लोगों ने बोरो किया था इंग्लिश कॉमन लॉ से, जो ब्रिटिश लॉ थे इंग्लिश कॉमन लॉ, वहाँ से। ओके, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि मार्शल लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, बट इसका मीन्स होता है मिलिट्री रूल, जहाँ पे मिलिट्री रूल लगा दिए जाते हैं। अ सिचुएशंस वेयर सिविल अथॉरिटीज़ रन बाय द मिलिट्री, मतलब कि मिलिट्री रूल तब लगाया जाता है जैसे कि कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है देश में, कभी भी कोई एक ऐसा आपत्तिजनक अराजकता फैल जाती है देश में, जो कभी कोई कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाता है किसी के बीच में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट आर्टिकल ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, द आर्टिकल 35। तो अब हम लोग देखेंगे कि 35वें अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। यहाँ पे बात है जो कि पावर देने की बात कर रही है, मतलब कि पार्लियामेंट को पावर दी जा रही है, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं दी जा रही है, वो किस तरीके से किन चीज़ों में दी जा रही है, किन में नहीं दी जा रही है, वो देखेंगे। तो बात यहाँ पे हो रही है कि लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट शैल हैव, ओके, पार्लियामेंट शैल हैव एंड स्टेट लेजिस्लेचर
सेल नॉट हैव, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर सेल नॉट हैव मतलब कि जो विधानसभा होंगी उनको पावर नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को पावर है, पावर टू मेक लॉज बनाने की। किन चीज़ों पे यहाँ पे बात है, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर विच, मतलब कि इन मैटर्स पे कौन कौन, जो क्लॉज 3 है आर्टिकल 16 का उस पे, क्लॉज 3 है आर्टिकल 32 का उस पे, और आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 में बी प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब कि इन सभी क्लॉज, इन सभी आर्टिकल्स पे जो है वो पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती है। ये पावर जो है आर्टिकल 35 जो है वो दिया गया है पार्लियामेंट को। नेक्स्ट देखेंगे, ओके यहाँ पे बात करी जा रही है इस क्लॉज में कि पनिशमेंट देने की बात की जा रही है कि जो पार्लियामेंट है वही पनिशमेंट दे सकती है। किन चीज़ों पे पनिशमेंट दे सकती है, तो जैसे कि कोई कोई आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई कोई फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट अगर हो रहा है किसी का, तो उस पर जो पनिश देने का अधिकार है, उस पर जो सज़ा देने की अधिकार है वो पार्लियामेंट को है, यहीं के स्टेट लेजिस्लेचर को। वो देखेंगे, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट ऑफ दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द ऑफेंस अंडर दिस पार्ट, एंड पार्लियामेंट शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर एक्ट रेफर टू दिस सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 में जो भी एक्ट रेफर की गई हैं उनमें जो भी जो पनिशमेंट दिए जाएंगे, जैसे कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी 23 जो है वो बात कर रहा है जैसे कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर जो आर्टिकल 23 है, एंड अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 बात करता है। इन सभी को अगर कोई वायलेट करता है तो उस पर लॉ बना करके सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, स्टेट लेजिस्लेचर को, विधानसभा को नहीं है। ये बात आर्टिकल 35 साफ साफ कह दे रहा है। अब नेक्स्ट क्लॉज हम लोग देखेंगे, ओके इस क्लॉज में बात करी जा रही है कि एनी लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर रेफर्स बाय द सब क्लॉज 1, ओके सब क्लॉज 1 यहाँ पे नोट कर लेना है, ऑफ क्लॉज ए का, और प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट फॉर एनी एक्ट रेफर टू इन सब क्लॉज 2, ओके सब क्लॉज 2 ऑफ दैट क्लॉज शैल सब्जेक्ट टू द टर्म देयर ऑफ एंड to any adaptation and modification that may be made therein under Article 372 continue in force until altered or repealed or amended by the Parliament। मतलब कि किसी भी तरीके का एक्ट अगर पार्लियामेंट बनाती है सज़ा देने के लिए, या फिर सब क्लॉज 1 में जो क्लॉज ए का है उसको रेगुलेट करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को पनिशमेंट देने के लिए, या किसी भी तरीके का लॉ बनाती है आर्टिकल 35 के तहत जो पार्लियामेंट अगर बना रही है, तो वो आर्टिकल 372 के तहत उसको माना जाएगा। और वो एक्ट जो है वो लॉ जो बनाएगी पार्लियामेंट पनिशमेंट देने के लिए, वो लॉ तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्लियामेंट वापस से, ओके यहाँ कंटिन्यू इन फोर्स अनटिल एल्टर और रिपील, वापस से जो है पार्लियामेंट उसको एल्टर ना करे या फिर उसको ख़त्म ना करे, फिर दोबारा अमेंडमेंट करके दोबारा लॉ बना करके, तब तक वो लॉ जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये बात इस क्लॉज में बात करी गई है, ये बात क्लॉज बी में बताई गई है। देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन लॉ इन्फोर्स का मतलब होता है जो 372 में लॉ इन्फोर्स को डिफाइन किया गया है, वो 372 आर्टिकल जब हम लोग देखेंगे 372 वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लॉ इन्फोर्स का मतलब यही होता है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है या कोई लॉ बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि लॉ बनने के बाद उस लॉ का एक डेट फिक्स होता है कि इस डेट से ये लॉ जो है वो लागू कर दिया जाएगा, इस डेट से वो लॉ जो है वो एक्ट वो पास हो जाएगा और देश के अंदर लागू हो जाएगा, काम करने लगेगा, फोर्स में आ जाएगा। वो होता है लॉ इन फोर्स, और वो 372 में बिल्कुल साफ तरीके से डिफिनेशन उसमें दी गई है। तो यहाँ पे लॉ इन फोर्स का जो भी मतलब है वो मतलब वही है सीधा सीधा जो आर्टिकल 372 में डिफाइन किया गया है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आर्टिकल 372 वाला लॉ इन फोर्स है। आर्टिकल 35 में ये सारी बातें कही गई है। यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो पावर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में पूरी दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को बिल्कुल एकदम अलग कर दिया गया है, और स्टेट लेजिस्लेचर को कहीं पे कोई पावर नहीं दी गई है यहाँ पे कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लॉ बना सके, या किसी को पनिशमेंट देने के लिए लॉ बना सके, या किसी भी तरीके की जो कोई भी आर्म फोर्स है या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाले कोई ऑफिसर हैं, या फिर कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जो ब्यूरो या फिर CID या CBI या फिर रॉ में है, या फिर उनसे रिलेटेड उन सभी फोर्सेज या उन सभी एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी टेलीकम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन को रखने वाले जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी एम्प्लॉयड हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट और मॉडिफाई करने की पावर जो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ना ही कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। वो सभी चीज़ आर्टिकल 35 में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो सिंपल सी बात यहीं पे होता है, आर्टिकल 35 एक्सटेंड द कॉम्पिटेंस पावर ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज दे कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, मतलब कि स्टेट लिस्ट पे जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है।
लॉ। ये भी बात आर्टिकल 35 में कही गई है। यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अधिक पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट में, स्टेट के दायरे में जा करके स्टेट लिस्ट पे भी कोई कानून बना लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर साफ सीधा बात है कि पावर दिया गया है पूरी तरीके से पार्लियामेंट को आर्टिकल 35 के अंदर। सो एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के डेट में हम लोगों ने फाइनली फंडामेंटल राइट का जो भी सेशन हमारा चल रहा था, लगभग 7 से 8 क्लासेस हुई हैं। उन सभी क्लासेस में हम लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ को कवर कर लिया है और सारे आर्टिकल्स को देख लिया है। कल से इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो अगले क्लास से जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा होगा उसमें हम लोग डीपीएस पे शुरू करने जा रहे हैं। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक वो बात करी जाती है उसमें। सो आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।